अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज पेडागोजी फॉर एफपीएससी लेक्चरर एंड हेडमास्टर और एडमिनिस्ट्रेशन का लेक्चर नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे। कल हमने यहाँ तक कर लिया था। हमने पेडागोजी के जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमने कल किया था कि पेडागोजी कैसे डेवलप हुई और पेडागोजी में उसको हम बेसिकली कहते क्या हैं। बड़ों को जब हम तालीम देते हैं उसको क्या कहती हैं, खुद से जो सेल्फ स्टडी होती है उसको क्या कहती हैं, ग्रुप स्टडी को क्या कहती हैं, और ऑनलाइन जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहती हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं और आप जानते हैं कि ये जो नोट्स हैं ये आपको वन लाइनर ही मिलेंगे। वन लाइनर नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि जो आपके पेपर में ज़ाहिर है कि एमसीक्यू आनी है और आपने ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करनी है। तो इसलिए जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करती हैं तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये जो वन लाइनर होती हैं, इन्हीं में से एमसीक्यू आती हैं। ये स्टेटमेंट को एमसीक्यू बनाकर आपको दे दिया जाता है। अब लेट्स सपोज आपसे पूछें कि जी सेंस ऑफ लिसनिंग से हम कितने परसेंट हमें नॉलेज गेन होता है, तो 13% जो हमें नॉलेज हम हासिल करते हैं वो सुनने से हासिल होता है। 6% चीज़ों को टच करने से नॉलेज हमें हासिल होता है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम वो चीज़ों को टच करके हम क्या कर सकते हैं, अपने वो नॉलेज हम हासिल कर सकते हैं। अब जी ये जो सेंस ऑफ टच वाला जो नॉलेज है ये ज़ाहिर है ये एक लिमिटेड नॉलेज होगा। ये ज़ाहिर है कि हर चीज़ में वो नहीं आता। तो ये लिमिटेड लेवल पर ये नॉलेज आपके लिए अवेलेबल होगा। आप बच्चों को वो चीज़ों को टच करवा के बताएं कि ये एप्पल है, ये हमारे पास अ, वो कुछ भी आप उनको कह सकते हैं कि ये फलानी फलानी चीज़ है। ए फॉर एप्पल हो गया, बी फॉर बॉल हो गया, सी फॉर कैट, इस तरह करके। क्या होगा, आपने देखा भी होगा जो छोटी क्लास के जो बच्चे टीचर्स होती हैं वो नोज, वो जब पढ़ाते हैं तो वो नोज वो बकायदा कहती है कि ये नोज है, ये आईज है। तो इस तरह बच्चा क्या करता है, बच्चा जल्दी सीख लेता है। तो इसका 6% है थ्रू बाय सेंस ऑफ टच, क्योंकि हमारे 5 सेंसेस होते हैं। लिसनिंग से 13% और टच से हमारा 6% होगा। स्मेल, हम चीज़ों को स्मेल करके भी हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ये जो फूल है इसकी खुशबू कैसी है, इस फूल की खुशबू कौन सी है, ये गंदी बू है, ये अच्छी बू है वगैरह, ये परफ्यूम की बू स्मेल कैसी है। उससे हमारा जो 3% होगा, चीज़ों को चख कर टेस्ट करके हम चीज़ों को नॉलेज बता सकती हैं कि ये फल कड़वा होता है, ये फल जो है ये खट्टा होता है, ये फल मीठा होता है। तो टेस्ट करने से हमें पता चलता है। तो इससे हमारे पास 3% नॉलेज आता है। चीज़ों को देख कर हमारा 2.75% आता है नॉलेज। तो ये आपसे एज एम सी क्यू आपसे पूछ सकती हैं। अब ये जो नंबर है ना, ये वेरी कर सकती हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो 100% एक्यूरेट होती हैं। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नंबर्स होती हैं, लेकिन इसके आगे पीछे नंबर होती हैं। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा वेरिएशन नहीं होता। तो अगर पेपर में एमसीक्यू आता है तो वो जो 4 ऑप्शन आपको देता है ना उसमें वो वेरिएशन का फिर आपको देता है। क्योंकि आप कोई और बुक या साइट आपने देखी हो वहां पर लिसनिंग का 15% हो, तो पेपर में जब ऑप्शन आएगा तो वो ऑप्शन क्या देगा, 2%, 15%, 30%, 60%, इस तरह जो यानी कि बीच में जो गैप है ना वो काफी ज्यादा रख देगा। अब इससे 13% पड़ा होगा वो भी 15% पे टिक करेगा क्योंकि ये इसके ज्यादा करीब है। तो इस वजह से ये जो नंबर है ये इनमें वेरिएशन आ सकती है, लेकिन जो वेरिएशन है वो बहुत कम होगी। तो इस चीज से आपको परेशानी होना कि मैंने कहीं ये जो वो कुछ और पढ़ा था सर कुछ और पढ़ा रही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये वाला। क्वेश्चनिंग जो हम करते हैं इस मेथड को क्या कहते हैं, सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे मेथड होते हैं। तो जो सवाल करने वाला जो मेथड है, अब जाहिर है कि सवाल आज वो आपकी भी माइंड में आ गया ना कि हम इंसान ने सवाल करना कैसे सीखा। जब हम क्लासरूम में एंटर होती हैं तो या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये बात आप जरूर करते हैं कि बच्चों को सवाल है तो पूछ लें। तो ये हमें कैसे पता चला कि सवाल करने से नॉलेज आता है। तो ये हमें सुकरात ने हमें बताया था, फिलोसफर था। तो इसने वो मेथड बताया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुकराटिक मेथड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये भी पेपर में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ये 1972 में ये इसका प्रपोजल आया था ऑनलाइन ये लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बनाने का।
और 1974 में ये स्टैब्लिश हुई थी। आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, पेडागोजी को अप्लाइड साइंस कहते हैं। सना जब वो हम डिटेल से जाएंगे ना, ये सारे मेथड हमने डिटेल से पढ़ने हैं, ठीक है, तो तब हम वो चीज़ों को करेंगे। अभी हम क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके ये जस्ट आपको वन लाइन एमसीक्यू हम वो कर रहे हैं। पैडागोजी क्या होती है? पैडागोजी प्रैक्टिकल का नाम है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपने रिसोर्सेज को यूज करके पढ़ाना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैडागोजी बोलते हैं। तो ये साइंस की ब्रांच है। मेरे सारे नोट्स के लिए ना वन लाइनर ही होंगे, ठीक है। जब आप सुक्रेटिक मेथड करेंगे ना, उसके जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें होंगी फॉर द पेपर, वो भी आपको इसी तरह मिलेंगी। जो जो चीज हम करेंगे ना, तो एक सीक्वेंस के साथ वो सारा कुछ होगा। आप देखिए सुक्रेटिक मेथड होगा ना, तो बुक में आप जब पढ़ेंगे तो वो लंबे लंबे पैराग्राफ होंगे। नहीं, अभी वो आहिस्ता आहिस्ता हम सीक्वेंस पर जाएंगे। अभी हम पैडागोजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे हम चीजों की तरफ नहीं जा रहे। आज की लेक्चर में जस्ट हमने पैडागोजी ही के रिलेटेड है ना, कि पैडागोजी होती क्या है। मजीद इसकी जो बेसिक्स हैं इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आ सकती हैं। अब कल आपको ये नहीं पता था कि कल आपने ये तो पढ़ा था कि पैडागोजी साइंस है, टीचिंग साइंस है, लेकिन आज आपको ये पता चला कि ये अप्लाइड साइंस ये इसको बोलती हैं। ये प्रैक्टिकल थ्योरी भी इसे कहा जाता है पैडागोजी को। पैडागोजी में हाउ स्टूडेंट्स लर्न एंड टॉट, स्टूडेंट्स किस तरह सीखते हैं और टीचर किस तरह पढ़ाता है, ये आप कहाँ पे सीखती हैं? पैडागोजी में सीखती हैं। आप डिफरेंट वे आप सर्च करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो मेमोरी होता है ना, लेसन याद करना, ये एक साइंस होता है। लेसन याद करना भी साइंस होता है और पढ़ाना भी साइंस होता है। तो इस पे रिसर्च पहले से भी हो रही है, अभी भी हो रही हैं और होती चली जा रही हैं। डिफरेंट वे वो इसमें किए जाती हैं, रिसर्चेस की जाती हैं कि स्टूडेंट किस मेथड से ज़्यादा अच्छी तरह सीखता है, टीचर किस मेथड से पढ़ाए तो स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से वो पिक करते हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ पैडागोजी में होता है। कायनात, आपने क्या पूछा है? सर आपने क्या बोला है कि टीचिंग भी साइंस होता है? साइंस बोला है। टीचिंग टीचिंग जो होती है ना, वो एक बेसिकली साइंस है। और साइंस की कौन सी ब्रांच है? अप्लाइड साइंस है। यस सर, अप्लाइड साइंस आप आगे बताएंगे। क्या? पेडागोजी इज एन अप्लाइड साइंस, वह मतलब कैसे है ये अप्लाइड साइंस? साइंस की डिफरेंट ब्रांचेज है ना, तो अप्लाइड साइंस की अभी डेफिनेशन मेरे माइंड में नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में है तो बता दे, तो या फिर मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो ओके यह सर। तो यह अप्लाइड साइंस वाला, अप्लाइड फिजिक्स जिसने पढ़ी हो। दीज आर टीचिंग मेथड अप्लाइड इन सर मैं टीचिंग। खुद भी जी। अलीना शायद ठीक कह रही हैं। हाँ जी, वो ही फिर आ जाता है, यानी कि दीज आर चीजों को टीचिंग मेथड्स। अप्लाई करना। या सिंपल वर्ड में ये कह लें कि हम पेडागोजी में चीजों को अप्लाई करना सीखते हैं कि किस तरह हम चीजों को अप्लाई करते हैं। यानी कि अगर एक रिसर्च हुई है ना कि जी बच्चों को इस मेथड से अगर आप पढ़ाएं तो वो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह से उनको समझ आएगी। जैसे ये ना, अब ये देखें, रिसर्च ही से हमें पता चला ना कि अगर आप बच्चों को कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो उसका एक्सपेरिमेंट करवा दें, तो फिर बच्चे ज्यादा सीखेंगे। अगर हम ए फॉर एप्पल पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम एप्पल की तस्वीर बना के बच्चों को दिखा दें तो बच्चे ज्यादा सीखते हैं। अगर हम एप्पल जो है वो, और जो अच्छे स्कूल होते हैं वो एप्पल, वो ओरिजिनल एप्पल ला के बच्चों को दिखाएं और फिर बोले कि देखो बच्चों ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल है, बॉल ओरिजिनल शेप में वो मौजूद हो, और बोले बी फॉर बॉल ये है। तो इस तरह जितना आप डेवलपमेंट करते जाएंगे तो ये सारा कुछ हमें कैसे पता चला? रिसर्चेज हुई ना, तो रिसर्चेज को फिर हमने अप्लाई किया, और जब हमने अप्लाई किया तो फिर हमने बच्चों के रिजल्ट देखे कि एक टीचर जो ए फॉर एप्पल जैसे पढ़ा रहा है, उसके बच्चों ने ज्यादा अच्छी तरह सीखा है, या जो डायग्राम या पिक बना के या चार्ट बनाकर ए फॉर एप्पल की तस्वीर दिखा रहा है, उसके बच्चों ने ज्यादा अच्छी तरह सीखा है, या ओरिजिनल जो एप्पल जिसने दिखाया है उसके बच्चे ने ज्यादा अच्छी तरह सीखा है। तो यहाँ पर कैटेगरी में बच्चों ने सबसे ज्यादा अच्छी तरह सीखा है, लंबे से ये सीखा है,
उससे कम इन्होंने सीखा और इसका जो है सबसे कम सीखा है। तो 3 डिफरेंट मेथड थे यहाँ पर टीचिंग के। तो ये सारा कुछ हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पर चीजों को अप्लाई कर रहे हैं और ये सारा कुछ हम रिसर्च करते हैं। और साइंस हम इसको क्यों बोल रहे हैं? साइंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक स्टूडेंट है, बंदा फिलोसफर है, उसने प्रपोजल दे दिया कि जी मेरे ख्याल से अगर हम बच्चों को वो चीजें दिखा कर वो पढ़ाए ना तो वो ज्यादा अच्छी तरह सीखती हैं। अगर जिस तरह आपने खुद ही आप बच्चों को पढ़ाते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो अगर आप नोज पर आप बताते हैं कि ये नोज है, ये ईयर है, ये आईज हैं, तो अगर आप बता कर पढ़ाएं वो बच्चे ज्यादा अच्छी तरह वो याद रखती हैं। तो छोटे जो जिनको अभी बोलना भी नहीं आता, उनको जब आप बार बार बताते हैं ना ये नोज है, ये आईज हैं, तो वो भी फिर आपको बताती हैं। तो ये प्रपोजल आ गया। अब जब ये प्रपोजल आया तो आप जानते हैं कि साइंस में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि जब आप प्रपोजल आते हैं फिर उसको टेस्ट किया जाता है। तो टेस्ट करने के लिए फिर हमने क्या किया, इसके 20 बच्चे थे, यहाँ पर हमने इस मेथड को फॉलो किया, इसका सारा डाटा कलेक्ट किया, इसका डाटा कलेक्ट किया, इसका डाटा कलेक्ट किया। तो हमें तो फिर हमने देखा कि डाटा सबसे अच्छा हमारे पास किसके पास आया। तो फर्स्ट प्रपोजल जो फर्स्ट जो प्रोसेस है उसमें हमने कहा कि इसका डाटा सबसे अच्छा आया है। तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर हम बोलेंगे ये मेथड अच्छा है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल अभी नहीं होगा। ये मजीद आगे फर्दर इसको क्या करेंगे, मजीद बच्चों को टेस्ट करेंगे। एक स्कूल ने किया, फिर अब 10 स्कूल आ जाएंगे, 20 स्कूल आ जाएंगे। तो इस तरह ना ये सारा एक्सपेरिमेंट किए जाती हैं, बच्चों को पे टेस्ट किए जाती हैं, तब जाकर ये हमें रूल्स बताई जाती हैं। इसलिए इसको साइंस कहा जाता है, टीचिंग को। क्लियर? ये इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं कि पेडागोजी साइंस है, तो साइंस कैसे है, तो इस तरह बच्चों उनको आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? बता रहे हैं। यस सर। Pedagogy means how teach effectively. It clear goals that define what students should know or be able to do after learning. तो स्टूडेंट को जस्ट आपने पढ़ाना नहीं है, आपने स्टूडेंट को गोल्स भी आपके सेट करने हैं कि अगर आप बायो पढ़ेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे, अगर आप मैथ पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो फिर आप इंजीनियर बनेंगे, अगर आप कंप्यूटर पढ़ेंगे तो फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो बनेंगे। तो इस वजह से ये क्या होता है, आपने गोल्स भी वो बच्चों को बतानी है। गोल जब आ जाता है ना कि बच्चे को पता हो कि मैं बायो क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं मैथ क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ, तो उसका फिर लर्निंग का जो है ना वो ज्यादा उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो पढ़ाना भी है, समझाना भी है, और आपने गोल्स भी बच्चों को बताने हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग लेसन। तो जो आपने डाटा प्रोवाइड करना वो इफेक्टिव वे में आपने प्रोवाइड करना, बोरिंग वे में आपने प्रोवाइड नहीं करना। अब यहीं पर हैंड रिटन नोट्स होते तो लिखाई भी वो अच्छी प्यारी नहीं होती, फिर जो पिक्स अच्छी नहीं बनती, तो बहुत सारे जो आप में बैठे हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं तो होना। अब ये चूंकि वर्ड में लिखा है तो अभी भी वो और ज्यादा इसको अच्छा बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ बेहतर है, तो इस वजह से आपका कुछ ना कुछ डेवलप, आपका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर है। तो इस तरह आपने जो बच्चों को लेसन देना है, सिर्फ नॉलेज होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि अच्छा जो टीचर होता है ना, नॉलेज होने से टीचर ही बनता। नॉलेज को कन्वे करने किस तरह करना वो अच्छा टीचर होता है। अब वो बहुत बड़े बड़े आलमे वो फिलोसफर हो जाएंगे, जब आप बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते, बच्चों को अपना नॉलेज कन्वे ही नहीं कर सकते, तो फिर आपका जो नॉलेज उसका कोई फायदा नहीं है। तो अच्छा टीचर क्या होता है, अपने जो लेसन होती हैं वो इफेक्टिव वे में और इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को कन्वे करती हैं, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। Different ways people prefer to learn, like seeing, hearing, or doing. Teacher can adopt their teaching to match different learning styles. तो एक ही मेथड उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, डिफरेंट वे उसको फॉलो करना चाहिए। ये ना हो कि 40 साल उसने टीचिंग की है और 40 साल से वो एक ही लकीर का फकीर बना है, तो ये कोई अच्छा टीचर की निशानी नहीं होती। फिर आपको जो पेडागोजी है ये आपको क्लासरूम मैनेजमेंट सिखाती है। टेक्निक्स टू क्रिएट अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। अब जिस क्लास में आप पढ़ा रही हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है।
तो जब आप अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो फिर बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह सीखेंगे। बच्चों को बिठाना किस तरह, उनको बिहेवियर उनका किस तरह हो, वो सारा कुछ आपने मैनेज करना है। तो ये आपको पेडागोजी सिखाती है, और ये चीज़ें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट किस तरह होती है। असेसमेंट मेथड, असेस का मतलब होता है जो आप मतलब टेस्ट चेक करती हैं ना, उसको आप असेसमेंट बोलती हैं। कि जो बच्चे, आप जिस तरह आपने क्या करना है, डिफरेंट वेज टू चेक हाउ वेल स्टूडेंट्स आर लर्निंग। जो आप पढ़ा रहे हैं ये हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चा अच्छी तरह सीख रहा है या नहीं सीख रहा। तो ये हमें टेस्टों से पता चलेगा, वो प्रेजेंटेशन से पता चलेगा, प्रोजेक्ट से हमें ये चीज़ें पता चलेगा। अगर बच्चा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रेजेंटेशन अच्छी दे रहा है, प्रोजेक्ट उसने अच्छा बना के लाया है, मॉडल अच्छे बनाए हैं, तो फिर ज़ाहिर है आपका बच्चा वो अच्छी तरह लर्न कर रहा है। तो असेसमेंट मेथड यहाँ पर वो आप पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन, changing teaching to meet the needs of different students so everyone can learn well। तो स्टूडेंट्स को आपने सबको साथ लेकर आपने क्या करना होता है, आपने चलना होता है। फीडबैक, गिविंग हेल्पफुल फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड चेकिंग इफ टीचिंग इज वर्किंग वेल। तो जो मैनेजमेंट होती है उसने ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि बच्चों का फीडबैक आपने किस तरह अपने बच्चों को देना है, सारा जो वो चेक एंड बैलेंस आपका होना चाहिए। टेक्नोलॉजी को आपने यूज करना है, कंप्यूटर्स को, ताकि वीडियो आप बच्चों को दिखा सकें, वो ज्यादा इफेक्टिव वे में वो हो सकता है। क्लासरूम इंटरेक्शन, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू टॉक, बच्चों को बोलने की आज़ादी देनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान सिस्टम में क्या होता है कि बच्चा सवाल करता है, एक ही दफा सवाल करता है, दूसरी दफा वही सवाल कर ले, रिपीट कर ले, तो हम गुस्सा हो जाती हैं, तीसरी दफा करे तो हमें और गुस्सा आता है। या अगर कोई बच्चा वो 8वीं क्लास में या 10वीं क्लास में है और वो 5 क्लास वाला सवाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर, हम कहते हैं कि तुम 10वीं क्लास में आ गए हो और तुम्हें ये छोटी सी बात नहीं पता। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, हम उसको डिस्करेज कर देते हैं, उसको बोलने से हम क्या करती हैं, रोक देती हैं। तो स्टूडेंट्स को आपने इनकरेज करना है कि आप बोलें, जितना ज्यादा उसको बोलने की आज़ादी होगी उतना वो फिर क्या करेगा, वो आसानी से आपको वो सवाल पूछ सकता है। खुद आप रियलाइज करें जब आप स्टूडेंट थे तो आप कितना आपको आज़ादी थी बोलने से। बहुत सारे हमारे जो तकरीबन 60-70% जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्लास में नहीं बोलते, उनके पास सवालात होती हैं लेकिन वो शर्माते रहती हैं या डरते रहती हैं, वो सवाल नहीं करते। तो आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है वो बात करें, वर्क टुगेदर, ग्रुप्स बनाकर उनको वो बनाएं, ताकि ग्रुप में ज़ाहिर है कि जब ग्रुप स्टडी आप करती हैं तो एक स्टूडेंट वो मैथ्स में अच्छा है तो दूसरा स्टूडेंट वो इंग्लिश में अच्छा है, तो इस तरह वो क्या कर सकती हैं, और एक दूसरे की वो जो थॉट्स होती हैं, टीम वर्क होता है, वो बच्चों को आप इस तरह आप सिखा सकते हैं। तो ये भी आप सारा कुछ पढ़ेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एथिकल कंसिडरेशन, बच्चों को अपनी अखलाकियात भी सिखानी है ताकि वो एक अच्छे शहरी भी बन के निकलें। तो ये एमसीक्यू आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पैडागोजी, कि पैडागोजी की कितनी टाइप्स होती हैं। सोशल पैडागोजी, क्रिटिकल पैडागोजी, कल्चरली रिस्पॉन्सिव पैडागोजी एंड सुपरेटिव पैडागोजी। तो ये जो टाइप्स हैं ये हम वो इंशाल्लाह हम डिटेल में इसको लेके चलेंगे। तो ब्लूम टेक्सोनोमी, ये नोट्स मैंने आज वो नहीं बना पाया, थोड़ी सी मसरूफियात थी। ब्लूम टेक्सोनोमी अभी मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ना सीक्वेंस में भी हम चले वो ज़्यादा अच्छी तरह बेहतर है। पहला मेरा दिल यही था कि आपको ना ब्लूम टेक्सोनोमी से स्टार्ट करवा दें, इसलिए मैं इसके नोट्स बनाए थे। तो अब फिर मैंने डिसाइड किया कि ना डायरेक्ट ब्लूम टेक्सोनोमी आपको लेके नहीं जाना, एक ऑर्गेनाइज वे में हम लेके चलेंगे चीज़ों को ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। तो आज लेक्चर मैंने वो नहीं बनाई है, कल वाली लेक्चर था जो बनाया था तो वो कल रह गया था। तो फिर आज यहाँ पर एंड कर देते हैं क्लास को। इस नाम एफपीएससी सिलेबस सी पे हम रहेंगे। अभी हम हेड मास्टर एडमिनिस्ट्रेटर वाला सिलेबस ही हम वो सिलेबस नहीं करेंगे। पहला जो है ना हमने एफपीएससी वाला करना है, इसको आगे लेके चलेंगे। जो टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स वो हम पढ़ेंगे कल से। क्योंकि आप एफपीएससी की आउटलाइन देखें ना, तो उसमें 4 पोर्शन है, 3 या 4 पोर्शन है। तो सबसे पहले जो पोर्शन है टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी, वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
और एक और बात है कि अगर आपके पास कोई सिलेबस की आउटलाइन है ना और अच्छी पड़ी हुई, तो वो आप मुझे सेंड कर दें एफपीएससी की। एक तो ये ना कि एफपीएससी तो जस्ट 4 टॉपिक के नाम लिख के दे दी हैं। तो अब जो टीचिंग टेक्निक्स है, मेथडोलॉजी है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं या क्या क्या चीजें हैं वो अपने पीपीएफपीएस से रेलिवेंट हैं। तो अगर आपको उसके वो आउटलाइन है तो वो आप कोई स्टूडेंट है वो मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये ना हो कि मैं एफपीएससी के जो सिलेबस से हट जाऊँ। तो इसलिए अगर आपके पास एफपीएससी का वो पूरा आउट सिलेबस है ना, वो आप भेज दीजिए ताकि मैं एफपीएससी के सिलेबस पे वो रिस्ट्रिक्ट रहूँ। चले ठीक है फिर, वो मुझे आप भेज दीजिएगा। तो कल फिर हम नेक्स्ट अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके। आज के लेक्चर से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए फिर ठीक है, अल्लाह हाफिज। जो सिलेबस है वो मुझे लाजमी भेज दीजिएगा।